तो हमने हम्बोल्ट की राइटिंग्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि हमने पहले बताया कि हम्बोल्ट ने लगभग 4000 मील की यात्राएं की थी। तो वो यात्राएं उसने कौन कौन से देशों की यात्रा की थी? तो हम्बोल्ट ने जब 1797 में जो है वो जब उसने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद उस समय उसने जो है बेल्जियम, इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस की उसने यात्राएं की थी। इसके अलावा इन यात्राओं के बाद उसने दक्षिण जर्मनी की भी यात्रा की। उसने ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली की भी यात्रा की थी। उसने एक जो है बोटेनिस्ट हुए हैं, बोटनी के साइंटिस्ट थे बोनप्लाट, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे ये। बोनप्लाट को साथ लेकर जो है वो स्पेन में मैड्रिड के अंदर जो है वो गए थे, और स्पेन से लेकर उन्होंने दक्षिण अमेरिका तक की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यात्रा की, उसके पूर्वी तट से लेकर उसके पश्चिमी तट की, और अमेजोन बेसिन से लेकर उसने एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत की शिखर तक की उन्होंने यात्राएं की थी। इसके बाद वे बोनप्लाट के साथ ही इक्वेडोर, पेरू और ग्वाकिल होते हुए मैक्सिको तक जो है वो जा पहुंचे थे। उन्होंने फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन की यात्रा करके फिर वो फ्रांस लौट आए थे। उन्होंने सन 1829 में जो है रूस के सम्राट के कहने पर वो साइबेरिया की खोज करने के लिए निकल पड़े, और अनेक क्षेत्रों से होते हुए वो मंगोलिया की सीमा तक जो है वो पहुंचे थे। सन 1830 में हम्बोल्ट बर्लिन आए, और उन्होंने वहां पर अपना सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो था कॉस्मोस वो लिखा था। अब इन यात्राओं के दौरान हम्बोल्ट ने जो जो शोध कार्य किए थे, उन शोध कार्यों में उन्होंने जो जो उन्हें रिसर्च की थी उसमें कौन कौन से उसने मेथड्स का यूज़ किया था। तो अब हम उन मेथड्स के बारे में जो है देखेंगे। सबसे पहला मेथड इसमें था एम्पिरिकल मेथड, यानी कि आनुभविक विधि। कि हम्बोल्ट का ये मानना था कि अनुभव से शुद्धता बढ़ती है, यानी कि अगर हम किसी कार्य को अगर हम अपने अनुभव के द्वारा करते हैं तो उससे हमारे जो रिसर्च है उसमें एक तरह से पैनापन आता है, एक्यूरेसी आती है। इसलिए हम्बोल्ट अपनी सभी यात्राओं के अंदर जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखते थे, और हर चीज़ को अपने हाथ से जो है वो काम कर कर देखते थे। तो वो आनुभविक विधि में, एम्पेरिकल मेथड के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। सेकंड उन्होंने जो मेथड अपनाया था वो था कंपैरेटिव मेथड। हम्बोल्ट ने का मानना था कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है विभिन्न तरह के बहुरूपी लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति पाए जाते हैं, और उन सभी को अगर हम उनको ठीक तरह से रिसर्च करना चाहते हैं, हम उनके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कंपैरेटिव मेथड ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो टेम्परेट रीजन के जो भी घास के मैदान जो टेम्परेट रीजन में है, टेम्परेट रीजन के घास के मैदानों को जो है, जैसे अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। तो इन टेम्परेट जो ग्रासलैंड और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो थे उनके वर्णन करने के लिए उन्होंने उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन जो है किया था, एक कंपैरेटिव स्टडी की थी उसके अंदर। तो उनके सभी तरह के उनके लेखों के अंदर जो है वो लगभग कंपैरेटिव स्टडी मिलती है। थर्ड जो उसने मेथड लिया था वो था कार्टोग्राफिक मेथड। हम्बोल्ट ने अपना जो भी उसने रिसर्च पेपर दिए थे उसमें उसने ज़्यादातर जो है वो कार्टोग्राफिक मेथड का यूज़ किया था। उसने बताया कि किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए जो है वो रेखा चित्र यानी ग्राफ्स और मैप्स जो है उनका बहुत अधिक महत्व होता है। उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने किसी भी स्थान के अक्षांश और देशांतरों को मापने का जो है काम किया। मैंने पहले भी बताया था कि वो जब भी किसी स्थान की यात्रा करते थे तो वो वहाँ पर अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जो है वो मापते थे। वो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था कोरोनोमीटर का यूज़ करके जो है वो धरातल के ऊपर देशांतरों को निर्धारित किया जाता है, अक्षांश और देशांतरों को। तो उन्होंने अक्षांश देशांतरों का इस्तेमाल किया और उसको मानचित्र के अंदर, मैप्स में उनका उपयोग भी किया। हम्बोल्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आइसोथर्म्स की रचना की।
आइसोथर्म्स यानी कि समताप रेखाएं जो मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, और उन्होंने इनकी रचना करने के साथ साथ मानचित्र पर इनका उपयोग भी किया। यानी कि भूगोल का जो ज्योग्राफी का जो एक कार्टोग्राफिक जो फील्ड है, मानचित्रीय पक्ष जो है, उसको मजबूत करने में हम्बोल्ट का बहुत अधिक योगदान रहा था। फोर्थ इसमें है कोरोलॉजिकल अप्रोच एंड रीजनल डिस्क्रिप्शन। हम्बोल्ट ने अलग अलग प्रदेशों की यात्राएं की थी, तो उन प्रदेशों के अंदर उसने वहाँ के भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को जो है वो प्रस्तुत किया था। जैसे उन्होंने एक बुक लिखी थी क्यूबा, मैक्सिको और क्यूबा के ऊपर बुक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने मैक्सिको का क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिया है, और क्यूबा का क्षेत्रीय भूगोल और मैक्सिको के अंदर सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन किया है। यानी कि धरातल के ऊपर जो प्रदेशों के अंदर अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं, उनका बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से जो है उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर उनका वर्णन किया है। फिफ्थ है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। हम्बोल्ट जो थे, उन्होंने हर काम जो है वो अपना ऑब्जर्व करके जो है वो अपना स्टडी की है हर चीज़ की। तो उनका एक ही जो है वो मकसद रहता था कि वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी वस्तु या कोई भी प्रारूप का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही केयरफुली किया जाना चाहिए। केयरफुली किया। उसने जो भी पश्चिमी यूरोप के अंदर या जो वेस्टर्न आइलैंड, वेस्ट इंडीज़ है या साइबेरिया की जो उसने यात्राएं की, तो उसने बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके जो है वहाँ के तथ्यों को उसने प्रस्तुत किया था। एंड सिक्स्थ जो उसकी मेथड था, डैट इज़ एक्यूरेसी। हम्बोल्ट ने अपने रचनाओं के अंदर जो है वो एक्यूरेसी को भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसने बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके और कंपैरेटिव स्टडी करके जो है वो तथ्यों को पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ उसने जो है वो प्रकट किया है। उसने भूगोल में ऑब्जर्वेशन के ऊपर शुद्धता पर विशेष बल दिया।